तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए टॉपिक में हाजिर है, फिर से एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक बीबीयू सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 2 से रिलेटेड है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी बीबीयू के सेमेस्टर 2 में है और जिनका सेशन 2023-27 है और मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बने रहे वीडियो में पूरे लास्ट तक और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं और साथ ही आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिकार। तो अधिकार होता क्या है ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन उसको एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे ये आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा किस प्रकार से, ठीक है। तो पहला सवाल तो इस प्रकार से हो सकता है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। या फिर ऐसे हो सकता है कि अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके प्रमुख सिद्धांतों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। या तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अधिकार क्या है, अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्या है ये तो पता लग गया, लेकिन अब इसको लिखना कैसे है ये हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तर का शुरुआत करेंगे अधिकार के अर्थ के साथ और अर्थ में लिखेंगे कि अधिकार एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए वह मौलिक शर्त है जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता या स्वीकृति दी जाती है। अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। तो अधिकार क्या है कि जीवन जीने के लिए वह मौलिक शर्त है जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता या स्वीकृति दी जाती है। और किसी व्यक्ति के जीवन में अधिकारों का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य के जीवन में अधिकार प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखेंगे कि मानव के संपूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपभोग कर सके एवं राज्य और समाज उसे मान्यता दे। जब स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो वह अधिकार बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है, वे तो समाज में पैदा होते हैं, राज्य तो सिर्फ उन्हें मान्यता प्रदान करता है। तो क्या है कि मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। कैसे आवश्यक है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी चैनल पे जाके वो वीडियो देख ले, तभी आपको ये अच्छे से और भी समझ आएगा। तो उस वीडियो में आपको ये भी बताया कि स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन क्या है कि स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपभोग कर सके और राज्य और समाज उसे मान्यता दे। और जब यही स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो यही अधिकार बन जाता है। तो भले मान्यता इसको राज्य के द्वारा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि अधिकारों का उत्पत्ति जो है वो राज्य के द्वारा होता है। नहीं, राज्य तो सिर्फ उसको मान्यता प्रदान करता है, अधिकारों का उत्पत्ति तो समाज में होता है, ठीक है। अब हम लोग अधिकारों की परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि विद्वानों के द्वारा अधिकारों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है जो निम्नलिखित प्रकार से है। अब कौन कौन से परिभाषा है इसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो सबसे पहला है लॉस्की के अनुसार। तो लॉस्की ने इस विषय में कहा है कि अधिकार मानव जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। तो लॉस्की के विषय में तो आपने पढ़ा ही होगा कि लॉस्की एक महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। तो उनके अनुसार अधिकार क्या है कि अधिकार मानव जीवन का एक ऐसा परिस्थिति है जिसके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का या अपने आप का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कहना है लॉस्की का। तो देखिए ये सही भी है कि अधिकार के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई पद दे दिया जाए और उसका जो अधिकार होता है वो नहीं दिया जाए तो पद मिलने का कुछ महत्व रहेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो यही लॉस्की का कहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरे विद्वान के बारे में जो है बारकर के अनुसार, ठीक है। तो अधिकारों के बारे में बारकर का कहना है कि अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। तो बारकर का कहना क्या है कि जिस व्यवस्था पर राज्य और कानून आधारित है उसी व्यवस्था का उपज है, उसी व्यवस्था का परिणाम है अधिकार, ठीक है। अगला है बौसांक के अनुसार। तो इनका कहना है कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा क्रियान्वित एक मांग है। तो बौसांक ने अधिकारों को डिमांड मतलब कि मांग का एक रूप बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है गार्नर के अनुसार। इनका कहना है कि अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। लास्ट परिभाषा है बाइल्ड के अनुसार। इनका मानना है कि कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेक पूर्वक मांग को अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब हम लोग लिखेंगे अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण, मतलब कि अधिकारों को किस प्रकार से बांटा गया है ये चीज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि साधारणतः अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब वो दो वर्ग कौन कौन से हैं, पहला है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। तो इसको आप एग्जाम में डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप टॉपिक बना सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं कि नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफाइन कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको डिफाइन करके कैसे लिखना है ये चीज अभी हम आपको बता देते हैं। तो पहला है नैतिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार में लिखेंगे कि ये वे अधिकार हैं जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से है। मतलब जिन अधिकारों का संबंध मनुष्य के नैतिक जीवन से, नैतिक विकास से होता है उन्हीं को हम लोग नैतिक अधिकार कहते हैं। ये मनुष्य को नैतिक बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह आवश्यक नहीं है कि इन अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, इनसे समाज का स्वरूप
स्वरूप उन्नत व श्रेष्ठ बनता है। तो देखिए नैतिक अधिकार क्या होता है, तो वैसा अधिकार जो मनुष्य के नैतिक विकास से संबंधित हो उसको नैतिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि मनुष्यों के नैतिक बनाए रखने के लिए, उनमें नैतिक भावनाओं को जगाए रखने के लिए ये अधिकार आवश्यक होता है। इन अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि समाज का स्वरूप उन्नत व श्रेष्ठ बनता है, ठीक है। और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार क्या होता है कि ये वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य कानूनी रूप से व्यक्तियों को प्राप्त या उपलब्ध कराती है। तो कानूनी अधिकार क्या होता है कि वो अधिकार जो हम लोगों को राज्य के द्वारा कानूनी रूप से प्राप्त होता है उसी को कानूनी अधिकार कहते हैं। तो क्योंकि ये अधिकार हम लोग को कानून देता है इसलिए इसका संरक्षण भी कानून ही करता है। अब आगे है कि लिलोक के शब्दों में ये एक नागरिक को दूसरे नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का पालन कराने की व्यवस्था राज्य कानून द्वारा करता है। इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है। तो लिलोक का इस विषय में क्या कहना है कि ये एक नागरिक को दूसरे नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होने वाला अधिकार है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको ऊपर भी बताया था कि ये अधिकार हम लोगों को कानून के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका पालन करवाने का जिम्मा भी किसका होता है, राज्य का ही होता है, और वो कानून के द्वारा करता है। और इसका अगर यदि आप उल्लंघन करते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। मतलब कि इसके उल्लंघन करने पे, इस अधिकारों को ना मानने पे आपको दंड दिया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि कानूनी अधिकार को दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं, ठीक है। पहला क्या है, नागरिक अधिकार, और दूसरा राजनीतिक अधिकार। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले क्या है, अधिकार को दो भाग में बांटा गया, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार में। अब कानूनी अधिकार को दो भागों में बांटा गया है, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार में। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों को मिक्स कर दे और एग्जाम हॉल में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। तो अब कानूनी अधिकार को दो भागों में बांटा गया, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग नागरिक अधिकार देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि नागरिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो उसे समाज से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार शारीरिक व मानसिक दबावों के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं, फिर चाहे यह दबाव राज्य का हो, समाज का हो या व्यक्ति विशेष का हो। तो नागरिक अधिकार क्या है कि व्यक्ति को राज्य, समाज या फिर किसी व्यक्ति विशेष से दिए गए शारीरिक या मानसिक दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। तो उस अधिकार को नागरिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। आगे है कि इस अधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वाधीनता व हस्तक्षेप से मुक्ति के भाव सम्मिलित हैं। नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक न हो, प्रदान किए जाते हैं। तो जो नागरिक अधिकार है वो सभी को प्रदान होता है, भले वो राज्य का नागरिक हो या ना हो। अगर राज्य में है तो वो अधिकार उसको मिलेगा ही, ठीक है। आगे है कि इनका उद्देश्य व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना है। निम्नलिखित प्रमुख नागरिक अधिकार हैं। अब नागरिक अधिकार कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नागरिक अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार। लिखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन को उपभोग कर सके। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी मनुष्य को जीने का अधिकार है, और ये हमारा जो अधिकार है वो हमको संविधान देता है, ठीक है। इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। और बाकी जितने अधिकार हैं उसका आधार भी यही है, क्योंकि इंसान को यदि जीने का ये अधिकार नहीं रहेगा तो बाकी अधिकार उसका किस काम का है। तो इसलिए जो जीवन का अधिकार है ये हम लोग का सबसे आधारभूत अधिकार माना जाता है, ठीक है। और इसका तात्पर्य क्या होता है कि मनुष्य अपने जीवन का उपभोग अच्छे से कर सके, अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जी सके। अब आगे लिखेंगे कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। जीवन का अधिकार कितना बहुमूल्य है यह इससे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर सकता, यानी कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है, अतः उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। तो ये जो जीवन का अधिकार है ना, ये इतना बहुमूल्य होता है कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति चाह के भी आत्महत्या नहीं कर सकता, खुद को नहीं मार सकता है। अगर वो कोई ऐसा करता भी है तो वो दंडनीय अपराध है, उसके लिए वो दंड का भागी होगा, ठीक है। सुसाइड अटेम्प्ट करना भी कानूनन एक अपराध है, इसके लिए उस व्यक्ति को दंड भी मिल सकता है। दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार मैंने पिछले वीडियो में एकदम एक्सप्लेन करके बताया है कि समानता आखिर होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, किस प्रकार की समानताएं होती है। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो अभी वीडियो जाकर के देख लें। यहाँ पे बस हम शॉर्ट में उसका अर्थ खाली लिखेंगे, ठीक है। तो समानता का अधिकार में लिखेंगे कि समानता का अर्थ समानीकरण से नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए तथा उसे उन्नति करने के समान अवसर दिए जाए। अमीर और गरीब, सबल या निर्बल, सभी को उन्नति करने के समान अवसर दिए जाएं और कानून के सामने सभी बराबर हो। तो समानता का अर्थ क्या है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में सभी व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए तथा उसको उन्नति करने का समान अवसर दिया जाए, किसी के साथ भी भेदभाव न किया जाए, ठीक है। सभी को उन्नति करने का समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सबल, निर्बल, कुछ भी हो, उसको उन्नति करने का समान अवसर दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें लिखेंगे कि लॉस्की के अनुसार इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाधा बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके। तो लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा शक्ति है जिसमें मनुष्य बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके, जो उसको करने का मन करे वो कर सके। तो यही लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार
इससे व्यक्ति के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति के करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न होने दे। तो देखिए, स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा क्या कहती है कि नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, उनको पूर्ण अवसर मिलना चाहिए ताकि वो अपने नैतिक और भौतिक उन्नति पूरी तरीके से कर पाए। और यह अवसर तभी मिल सकता है जब हमारा समाज कुछ नियम बनाकर किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करने से रोके। ठीक है, तभी हम लोग को ये आजादी मिल सकता है, ये स्वतंत्रता मिल सकता है। ठीक है, अब चौथा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मीन्स होता है अपने बातों को कहना या फिर अपने थॉट्स को किसी के सामने रख पाना। तो ठीक है, तो इस चीज की आजादी, तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वह बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सके। सरकार इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो क्या है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उसको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, उसको ये आजादी मिलना चाहिए कि वो अपने थॉट्स को बोलकर या फिर लिखकर सामने वाले को समझा सके, अपना विचार व्यक्त कर सके। ठीक है, लेकिन सरकार इस अधिकार का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, पांचवा है आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि अपने देश में आप कहीं भी इधर से उधर जा सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो इस चीज का अधिकार। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि व्यक्तियों को अपने देश के अंदर इच्छानुसार आवागमन की सुविधा दी जानी चाहिए। यह स्वतंत्रता उसके मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। तो क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने देश के अंदर कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार आने जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसके मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास पूर्ण रूप से हो पाएगा। ठीक है, अब अगला अधिकार है संगठन बनाने का अधिकार। तो किस प्रकार लिखेंगे कि समुदाय तथा संगठन जीवन के विकास तथा उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसलिए यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार के समुदायों के निर्माण का अधिकार हो। संगठन के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राजनीतिक संगठनों का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण आवश्यक होता है। तो क्या है कि संगठन बनाने का जो अधिकार है वो मनुष्य को अपने जीवन के विकास तथा उन्नति के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, और साथ ही संगठन के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार होते हैं वो राजनीतिक संगठनों का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के कुशल संचालन में, मतलब कि लोकतंत्र को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से संगठन बनाने का अधिकार हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। अब सातवां है संपत्ति का अधिकार। इसमें लिखेंगे कि इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति वैध तरीकों से संपत्ति का उपार्जन कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। लॉक का विचार था कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके। तो देखिए, क्या है कि संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वैध तरीके से, मतलब कि लीगल वे में, लीगल प्रोसेस से संपत्ति उपार्जित कर सकता है, अर्जित कर सकता है। ठीक है, और अपने इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। एक राजनीतिज्ञ हैं लॉक, उनका विचार क्या है इस विषय में कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर सिर्फ व्यक्ति का ही अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उसे ये भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कमाए हुए धन का अपने इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको यूज कर सके, खर्च कर सके। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है वो नागरिक अधिकार के प्रकार पढ़ रहे थे कि कौन कौन से अधिकार होते हैं जो नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला अधिकार क्या होता है, वो है मत देने का अधिकार। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि नागरिक के चुनावों में भाग लेने की सुविधा को मतदान के अधिकार के रूप में माना जाता है। यह अधिकार लोकतंत्र की देन है। इस अधिकार का प्रयोग कर नागरिक राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो मत देने का अधिकार क्या है? तो इसी के जरिए नागरिक जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव के मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे वे राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सभाओं के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और यह जो अधिकार है वो लोकतंत्र की देन है। ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए हम लोगों को इस प्रकार का अधिकार भी प्राप्त है। अब दूसरा अधिकार है निर्वाचित होने का अधिकार। इसमें लिखेंगे कि आधुनिक राज्य में जहाँ एक और नागरिक को मतदान के अधिकार के द्वारा अपने मनचाहे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ उसे यह भी अधिकार है कि वह स्वयं भी राजनीतिक या सार्वजनिक पद के लिए चयनित हो सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि जहां सहभागिता आवश्यक है, इसलिए जब तक नागरिकों को निर्वाचित होने का अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक शासन संचालन में जन सहभागिता को
व्यवहारिक क्रियान्विति संभव नहीं हो पाएगी। तो क्या है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार हम लोग को वोट दे करके अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार है, तो उसी प्रकार खुद को भी प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता आवश्यक है, इसलिए नागरिकों को जब तक निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र में सहभागिता संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब तीसरा अधिकार है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें इस प्रकार से लिखेंगे कि इस अधिकार से तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के तथा निर्धारित योग्यता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के भेदभाव के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। तो सार्वजनिक पद प्राप्त करने के अधिकार से क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के तथा जो योग्यता निर्धारित किया गया है उसके आधार पर सभी को सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अब राजनीतिक अधिकार के चौथा व सबसे आखिरी अधिकार यह है कि आलोचना का अधिकार। तो इसमें लिखेंगे कि सरकार को प्रतिवेदन देने तथा सरकार की आलोचना करने को भी राजनीतिक अधिकार में शामिल किया गया है। इस अधिकार के माध्यम से जनता अपनी मांगों तथा असुविधाओं को रचनात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकती है। आधुनिक लोकतंत्र में यह अधिकार नागरिक समाज को सक्रिय बनाता है। तो क्या है कि सरकार को प्रतिवेदन देने तथा सरकार की आलोचना करने को भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। आलोचना मीन्स क्या होता है कि सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है तो उस कार्य में दोष क्या है, गुण क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसका अवलोकन करना ही आलोचना कहलाता है। ठीक है। और इस अधिकार के माध्यम से जो जनता है वो अपनी मांगों को या असुविधाओं को रचनात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकती है। और हमारा जो आज का आधुनिक लोकतंत्र है उसमें यह अधिकार नागरिक समाज को सक्रिय बनाने का काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा अधिकार का आखिरी प्रकार था। आशा करते हैं कि आपको सारा समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखेंगे तो सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किए हैं और पूरे टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर किए हैं कि आपको इस टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप रिपीट करके एक बार जरूर देखें। 110% आपको वीडियो समझ आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी अपने एग्जाम में इस टॉपिक को क्लियरली लिख सके, किसी भी प्रकार का किसी के भी मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके हल प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ आए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।